ड्रामा की स्टार्टिंग में इस कहानी की हीरोइन रिनी अपने ही हस्बैंड रोहान, जो कि बेचारा बोल नहीं सकता, उसे पॉइजन देने जा रही होती है। वो अपनी मर्जी से रोहान से शादी नहीं की थी। उसके साथ वो खुश नहीं थी, सोचती है कि इसकी जान लेकर के वो इसे पीछा छुड़ा लेगी। लेकिन तभी रोहान जग जाता है। साथ ही में उसके दोनों भाई भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो जिनी को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को पॉइजन देने की। लगता है कि तुम्हें ज़िंदगी जीने का मन नहीं है। वो लोग गुस्से में आकर के इस क्राइम की वजह से उसे जेल भेजने का प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर उस पर तरस खा के जो उसका हस्बैंड है, वो उसे जेल भेजने से मना कर देता है। बोलता है सिर्फ घर से बाहर निकाल देने के लिए। वो उससे इतना प्यार करता था, उसकी इन बदतमीजियों के बाद भी। लेकिन फिर भी उसके दोनों भाई रुआन से बिना बताए उसे एक्चुअल में जेल भेज देते हैं। और जेल में जिनी की मौत हो जाती है और वो वापस से रीबर्थ लेकर के 1.5 साल पहले आ जाती है, जहाँ पर कि उसकी रोहान से शादी हुई अभी सिर्फ कुछ वक्त ही गुजरा था। जब वो रीबर्थ लेकर के आती है तो उसे अपनी गलती का एहसास था कि रोहान उससे इतना प्यार करता था कि वो उसे मारने जा रही थी, फिर भी उसने उसे जेल नहीं भेजा। उसे जब जिंदगी ने एक और मौका दिया है तो वह ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है जिसकी वजह से कि वापस से उसका हस्बैंड हर्ट हो। दैट्स व्हाई वो डिसाइड करती है कि चाहे जो भी हो जाए, वो इस बार अपने हस्बैंड का पूरा ख्याल रखेगी और उसका दिल जीतेगी, ताकि वो उसे वापस से जेल ना भेजे। उसे याद आता है कि अपने घटिया बेस्ट फ्रेंड की बात मान करके वो किस तरीके से मेल मॉडल्स बुक किया करती थी, अपने हस्बैंड के पैसे बर्बाद किया करती थी और सिर्फ अय्याशी करती थी, जहां उसका हस्बैंड म्यूट तो था ही और वो उसे कुछ बोलता भी नहीं था। उसे शायद कहीं ना कहीं इस बात का ये भी रहता होगा कि वो बोल नहीं सकता है और जेनी की सारी बदतमीजियों को वो झेला करता था। जेनी सोचती उसे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, वो सब कभी नहीं खोएगी। अगली सुबह का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ब्रेकफास्ट टेबल पे रोहन बैठा हुआ था चुपचाप। जिन्हें उससे बात करने के लिए जाती थी और जैसा कि रोहन जिनी की हरकतों से उससे बहुत ही चिढ़ा रहता था, तो जब जिनी इस बार उससे अच्छे से बात करने का कोशिश करती है तो वो उसे रिप्लाई ही नहीं देता है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर आती है। उसकी नजरें रोहन पर थी और वो इसी वजह से जिनी को हमेशा ही रोहन के खिलाफ भड़काया करती थी, ताकि यहाँ पर वो उससे अलग हो जाए। जैसे उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है तो वो उठ करके कमरे में चले जाता है। जिन्हें कहती है जैसे तुमने कहा था, मैंने यहाँ पे क्लब में मेल मॉडल्स तुम्हारे लिए बुक कर दिए हैं, तो तुम इस गूंगे आदमी के साथ अपनी जिंदगी क्यों ही बर्बाद कर रही हो? मुझे तो लगता है कि तुम अच्छा डिजर्व करती हो। जिन्हें कहती है एक बात बता बहन, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है या दुश्मन है? तू मेरे ही सामने मेरे ही हस्बैंड की बुराई करती रहती है और खुद को मेरा बेस्ट फ्रेंड कहती है। मुझे तो नहीं लगता कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड कहलाने के लायक है। घर के मर्द को वो कहते हैं कि आज के बाद ये लड़की मेरे घर के अंदर मुझे दिखनी नहीं चाहिए। ये आएगी उसे गेट पर से ही भेज दो। ये मेरे हस्बैंड की बुराई कर रही है मेरे सामने आकर के। मैं भला कैसे इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकती हूँ? थोड़ी बहुत बातें तो यहाँ पर रोहान भी सुनता है कि जिन्हें उसका सपोर्ट ले रही है, लेकिन वो तुरंत से ही तो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता ना। और दूसरी बात की यहाँ पर जब ऐसे घर की मेड को जिनी बोलती है अपनी बेस्टी को वहां से लेकर के जाने के लिए, उसकी बेस्टी भी ये बात उसकी मेड भी ये बात सुन करके खुश हो जाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि जिनी की बेस्टी अच्छी लड़की नहीं है। वो हमेशा ही उन दोनों के बीच रिश्ते खराब करने का बात करती रहती है। जिनी के कहने पे ही घर की मेड उसे वहां से लेकर के घर के बाहर ले जाती है। घर की मेड बोलती है आज इससे कैसे हो गया? आप तो हमेशा ही इस लड़की की बात सुना करती थी। इस बात पर जिन्हें उसे कहती है कि शायद मुझे अकल आ गया है कि ये लड़की सही नहीं है और वो हमेशा ही मेरे हस्बैंड की बुराई करती रहती है। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए परफेक्ट है और मैं उसके खिलाफ कुछ भी बुरा नहीं करने वाली हूँ। घर की मेड तो ये बात सुन करके बहुत ही खुश हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर वो उसे कहती है लेकिन आपने बहुत ही बुरा किया है, जैसे कि रोहन के खाने में शीशा तक आपने मिला दिया। ज़ेनी कहती है मैं इतनी बुरी थी क्या? वो कहती है हाँ। फिर उससे कहती है किस तरीके से आपने रोहन के शर्ट्स फाड़ दिए थे, जो उसका फेवरेट शर्ट हुआ करता था, और आपने तो उससे सीधे मुंह कभी बात ही नहीं की थी। अपनी इन सारी हरकतों के बारे में सुन करके खुद जेनी को भी बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वह सोचती है कि अब चीजें सुधारने का वक्त आ गया है। जब यहाँ पे रोहन नीचे आता है तो वो उसे पानी ऑफर करने के लिए जाती है। रोहन मना कर रहा था और गलती से वो रोहन के पैंट के ऊपर गिर जाता है। जेनी उसे क्लीन करने का कोशिश करती है तो रोहन गुस्साने लगता है। जेनी कहते हैं हम सॉरी सॉरी, मैंने ये जानबूझ करके नहीं किया।
वो तो गलती से हो गया। रोहान उस पर गुस्सा ही कर रहा होता है, लेकिन बेचारा कुछ बोल नहीं रहा था। साइन लैंग्वेज में जिन्नी को समझाने की कोशिश करता है तो उसे समझ में नहीं आता है। फिर वो उसे मैसेज लिख कर के बोलता है। ज़ेनी कहती है, तुम तो मुझे डाँटते हुए भी काफ़ी हैंडसम लगते हो। रोहन सोचता है, ये पागल-वागल हो गई है क्या? मैं इसे डाँट रहा हूँ और ये मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर रही है। ज़रूर ही ये पॉसेस हो गई है, इसी वज़ह से ये ऐसा बिहेव कर रही है, वरना ये मेरे साथ तो कभी ढंग से बात भी नहीं करती थी। ज़ेनी उसे कहती है, डोंट वरी हस्बैंड, अब मैं तुम्हें बुली नहीं करने वाली हूँ। एक्चुअल में मुझे समझ में आ गया है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो और मुझसे कितना प्यार करते थे। यहाँ पर रोहन वापस से बुक पढ़ने में लग जाता है। जिन्हें उसे कहती है कि मुझसे बात करो ना। घर की मेड देख करके शौक हो जाती है कि रोहन बोल नहीं सकता है और जिन्हें उससे बात करने के लिए कह रही है। लेकिन जिनी यहाँ पर जानबूझ कर के रोहन से बहुत सारी बातें कर रही होती है, भले ही वो उसे फ़ोन पर ही लिख करके दिखाए, लेकिन वो उससे बातें करेगी। वो रोहन से माफ़ी मांगने लगती है अपनी पहले गलतियों के लिए, तो रोहन चुपचाप उठ करके चले जाता है। जिन्हें सोचती है रोहन का दिल जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है। लेट नाइट जब रोहन नहा करके आता है तो जिन्नी बाथरोब लेकर के उसके इंतजार कर रही थी। उसके एप्स देखने के बहाने गलती से उसके एप्स को टच करने लगती है। रोहन सोचता है इसकी हरकतें ज़रूर ही बदली बदली से हम। जिन्हें से कहती, ओ सॉरी सॉरी, मैं टच नहीं करना चाहती थी, वो अंधेरा था ना तो मुझे दिखा नहीं। इसके बाद जब वो लोग सोने के लिए जाते हैं तो जेनी यहाँ पर रोहान से नॉन स्टॉप टॉकिंग किए जा रही थी। परेशान होकर के रोहान यहाँ पर नोटबुक पर लिख लिख करके जेनी से बात कर रहा होता है कि वो ये सब कुछ बकवास करना कब बंद करेगी। जेनी कहती है, मैं कोई बकवास थोड़ी करी, मैं तो तुमसे बात करना चाहती हूँ। वो बक बक किए जा रही थी और रूहान सोना चाह रहा था। लास्ट लास्ट में इरिटेट होकर के रूहान उसे बहुत ही ज़ोर से डाँटता है। जेनी चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह जब वो जगती है उसने सोचा था कि वो रूहान के लिए ब्रेकफास्ट बनाएगी, लेकिन उससे पहले ही रूहान उठ करके जा चुका था। वो सोचती है चलो कोई नहीं, नीचे चलते हैं, तभी वहाँ पर उसे उसकी कज़न का कॉल आता है। उसने नया बॉयफ्रेंड बनाया था और वो हमेशा ही जेनी को शो ऑफ करते रहती थी, क्योंकि जेनी की शादी एक अमीर घराने में हुई थी। इसी चीज़ को दिखाने के लिए जेनी सोचती है इस लड़की को भी सबक सिखाने का वक्त आ गया है। यही सोचते हुए वो उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो देखती है कि एक बूढ़े इंसान के साथ वो आई है, जिसको कि उसने अपना बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है। अब यहाँ पे रोहान भी अपने भाई के साथ आता है और ये उसका छोटा भाई था। जिन्ही को नहीं पता था कि रोहन अपने भाई के साथ यहाँ पर आया हुआ है। रोहन जिन्ही को उस लड़के के साथ देख के सोच रहा था कि क्या उसने कोई नया ड्रामा स्टार्ट किया है, नया बंदा पटाने का प्लान कर रही है। उसका भाई भी यही कह रहा होता है। जेनी यहाँ पर झूठ-मूठ कर रोते-धोते हुए कहती है कि रोहन ने उसे घर से निकाल दिया है और एक्चुअल में तुमने तो इतना अमीर अच्छा हस्बैंड पटा ही लिया है, बॉयफ्रेंड, तो क्यों ना जो तुमने मुझसे हाफ मिलियन उधार लिए थे वो मुझे वापस कर दो। जैसे ही वैसा कहती है तो उसकी कज़न बहाना करने लगती है कि अभी वो लोग बिज़ी हैं। अभी वो पैसे नहीं दे सकते हैं, वो उसके पैसे बाद में लौटा देंगे। काफ़ी टाइम पहले जेनी से उन लोगों ने पैसे लिए थे और जेनी ने रोहन से वो पैसे लेकर के अपनी कज़न फैमिली को दी थी और वो हमेशा ही ऐसे करके थोड़ी-थोड़ी उससे पैसे लिया करती थी। यहाँ पे रोहन को मीटिंग में जाना था। वो सोचता है कि जो भी कर रही है जेनी करते रहे, वो बाद में निपटाएगा। फ़िलहाल के लिए मीटिंग करने जाना ज़्यादा ज़रूरी है। और इधर जेनी उनसे पैसे माँग रही थी तो वो बहाना करके अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ से ले करके चली जाती है। वो सोचती है इस लड़की से पैसा निकलवाना तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होते जा रहा है। दूसरी तरफ सोचती है कि अब इसके भाई और इसकी पूरी फैमिली से ही मुझे पैसा माँगना पड़ेगा। तो सोचती है कि क्या वो रोहन से मिलने के लिए उसके ऑफ़िस में जाए, जहाँ पर कि वो उसके भाइयों से भी मिलेगी और उसके भाई के साथ भी तो उसका रिलेशन उसे ठीक करना है ना। यही सोचते हुए वो ऑफ़िस के अंदर जाती है। रोहन के साथ उसका भाई भी था। वो सोचती है थोड़ा जल्दी ही इंटरैक्शन हो गया। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे याद आता है कि उसके दोनों भाई ने मिलके किस तरीके से जेनी को जेल में भेज दिया था। लेकिन इस बार वो उसके भाइयों के साथ भी अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहती है। वो उनसे अच्छे से बिहेव करती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि सनी का बिहेवियर इतना बदला-बदला सा क्यों है। वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बोलती है कि मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड से मिलने के लिए आई हूँ और फिलहाल मुझे मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम चाहिए। तो तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। ऐसा कह के वो रूहान के भाई को
ऑफिस से बाहर निकाल देती है। इसके बाद रुहान से वापस बात करने के लिए आ जाती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड, जो कि रुहान के ऑफिस में उसके सेक्रेटरी का काम किया करती थी, उसके लिए टी बना करके लेकर के आती है। जिन्हें को वो रुहान के पास देख करके शॉक्ड हो जाती है। जिन्हें कहती है, क्यों, मैं वाइफ हूँ उसकी, मैं यहाँ नहीं होंगी तो कौन होगा। खैर, तुम इसके लिए चाय रखी हो, चाय रखो और निकल लो यहाँ से। उसकी बेस्ट फ्रेंड का दिया हुआ चाय जैसे ही रुहान पीने वाला था, जिन्हें उसे रोक देती है और कहती है, दूसरे लड़की का बनाया हुआ चाय तुम पीने वाले हो। फिर वो खुद टी पी लेती है। वो कहता है, तुम्ही ने तो इसे मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनाया था ना। जिन्हें कहती है, वो शायद मैं थोड़ी सी पागल हो गई होंगी, कोई बात नहीं, तुम ना इसे चाहो तो जॉब से निकाल सकते हो, और निकाल ही देना क्योंकि वो बहुत बुरी है। रुहान मन में सोच रहा था कि ये लड़की इतना कैसे बदल गई। तभी जो उसकी बेस्टी ने टी दिया था उसमें वो लव पोशन मिला हुआ था। जिन्हें पीते ही वियर्ड बिहेव करने लगती है और वो आगे बढ़ के रुहान को किस कर लेती है और बोलती है, तुम आज कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। रोहन समझ जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो जेनी को उठा करके ऑफिस के कमरे में लेके जाता है, जहाँ पर कि उसने अपना एक रेस्ट एरिया बनाया हुआ था। 1-2 घंटे बाद यहाँ पर जेनी को होश आता है। वो रोहन से पूछती है, मुझे हुआ क्या था, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने कुछ उल्टा बिहेव किया। रोहन उससे कहता है, तुम कुछ उल्टा सीधा खा ली थी। जेनी को याद आता है कि उसकी बेस्टी का दिया हुआ टी उसने पिया था। उससे पूछती है, तो क्या तुमने दवा का असर कम करने के लिए कुछ किया? रोहन कहता है, नहीं। जेनी कहती है, फिर तो मुझे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा दवा के लिए। रोहन उसे लिख के बताता है कि उसने दूसरे ऑप्शंस यूज किए थे जियान को ऊपर से दवा का असर कम करने के लिए। जेनी का दिमाग तो कुछ अलग ही चल रहा था। रोहन उसे कहता है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। फिर वो कहती है, चलो कम से कम तुमने मुझे सेव तो किया ना। अब उस लड़की को मैं सबक सिखाती हूँ, उसने तुम्हें इस तरीके से फ़ायदा उठाने का कोशिश किया था ना। आई एम सॉरी, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा था। यही सोचते हुए दोनों खुद को डिस्टर्ब करते हैं और फिर ऑफिस के बाहर निकलते हैं। और वो कॉल करके अपनी बेस्टी को ऑफिस के अंदर भेजने के लिए बोलती है। उसे लगा था कि शायद रोहन को लड़की की ज़रूरत होगी और जेनी तो वहाँ से चली गई है, इसीलिए रोहन ने उससे बुलाया है। लेकिन जैसे ही वो आती है, जेनी को देख करके शॉक हो जाती है। जेनी कहती है, बहन आज तो तुम गई, तुमने मेरे हस्बैंड के साथ बदतमीजी करने के लिए उसे वो लव डोज वाला चाय दिया था और ये मुझे पता चल गया है, तो मैं तुम्हें यहाँ से फायर कर रही हूँ। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और वहां से खिसक लो। उसकी बेइज्जती से माफी मांगने लगती है। कहती है कि नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, मेरे लिए जॉब मैटर करता है। जेनी कहती है, तुम हर रोज ऐसे कपड़े पहन के आती हो मेरे हस्बैंड को पटाने के लिए, मैंने तुम पे तरस खा के जॉब के दिलाया था, तुम तो सर पर ही चढ़ गई थी, तुम इस कंपनी में काम करने के लायक नहीं हो। उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। रोहन जेनी से थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है। सब उसका ऑफिस में मजाक उड़ा रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसकी बेटी को जॉब से निकाल दिया गया। बड़ाई थी हमारे बॉस को पटाने वाली, अब तो खुद ही यहाँ पर उसे जॉब से निकाल दिया गया। उसे इतना गुस्सा आता है, वो सोचती है कि अब जीनी सीधे तरीके से उसकी बात नहीं मानने वाली है, तो उसे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा क्योंकि उसे भी जीनी की तरह अमीर तो बनना ही था। नेक्स्ट डे रोहन के भाई का छोटा सा बाइक एक्सीडेंट हो गया था, तो वो उसे दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ पर कि वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है इशारों में कि वो बाइक राइड करना फास्ट फास्ट इस तरीके से बंद कर दे। तभी उसकी नजर पड़ती है जिनी यहाँ पर काफी स्नीकी स्नीकी होकर के डॉक्टर से मिलने के लिए आई थी। उसका भाई कहता है, मुझे लगता है ना कि कुछ गड़बड़ है और हमें चल करके देखना चाहिए कि क्या बात है। जिनी यहाँ पे रोहन के बारे में ही उसके डॉक्टर से पूछने के लिए आई, जो डॉक्टर यहाँ पर उसका चेकअप किया करता था, उसी से वो बात करने के लिए आई हुई थी। डॉक्टर उसे बताता है कि एक्चुअल में यहाँ पर रुआन को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है बोलने में, कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है जिस वजह से कि वो बात नहीं कर रहा है। वो डॉक्टर उसे समझाता है कि अगर जेनी यहाँ पर उससे बात करने का कोशिश करे, उसे उकसाए, तो शायद कुछ इमोशंस उसके ट्रिगर हों, तो वो वापस से बात करने लगे। वो उसे कुछ-कुछ थेरेपी के बारे में बताता है और रुआन यहाँ पर उन बातों को सुन नहीं पाया था, वो आधे में ही लौट जाता है। जब वो घर जाती है तो मेड बताती है कि लगता है रुआन का मूड ठीक नहीं है, उसे प्रोवोक मत करना। जेनी कहती है, डोंट वरी आंटी, अब मैं उसके साथ अच्छे से बिहेव करने वाली हूँ, मैं उसे कभी परेशान नहीं करूँगी। ये कहते हुए वो कमरे में अंदर चली जाती है। रुआन के फ्रेशन अप होने के बाद आने का वो वेट करती है।
रोहान जब आता है तो वो खुद से उससे बात करने का कोशिश करती है और कहती है, तुम्हें पता है आज मैं तुम्हारे उस डॉक्टर से मिलने के लिए गई थी जो कि तुम्हारा रेगुलर चेकअप करते रहता है, और उसने मुझे बताया कि एक्चुअल में तुम्हारा यहाँ पर तुम मतलब अपनी मर्जी से बोल नहीं रहे हो। तुम्हें मुझे कुछ उन्होंने प्लान्स बताया है और वो थेरेपी मुझे तुम्हें देना पड़ेगा जिस वजह से कि तुम वापस से बात करने लगोगे। यहाँ पर उसे लगने लगता है कि उसे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैं बोल नहीं पा रहा, तो उसे एम्बैरेसिंग लगता है। तो जिनी उसके मन की बातों को समझ जाती है कि वो क्या सोच रहा है, और वो उसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात सुनो तुम। मुझे सिर्फ़ ये लगता है कि मैं तुम्हारी वॉइस सुनूँ और तुम जानबूझ कर के बोल नहीं रहे हो, तो ये मुझे और ज़्यादा बुरा फ़ील कराता है। दैट्स व्हाई मैं सोचती हूँ कि तुम्हें क्यों ना थेरेपी दे कर के मैं ठीक कर दूँ। जब वो उसे समझाती है तो वो भी रेडी हो जाता है कि ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से मैं तुम्हारे साथ एग्री कर रहा हूँ बात करने के लिए। और वो कहती है अब मैं थोड़ा और ज़्यादा बोला करूँगी। रोहान उसे लिख कर के दिखाता है कि तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही बोल रही हो। जिन्हें हँसने लगती है, हाँ, लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा मैं बोलूँगी ताकि तुम बात कर सको। वो अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा था तो वो उसे रोकते हुए कहती है कि अरे नहीं, नहीं, तुम अपने कमरे में क्यों सोने के लिए जा रही हो? मेरे साथ मेरे कमरे में सोओगे, तब ना यहाँ पर फिर मैं तुमसे ज़्यादा बात करूँगी तो तुम बात कर पाओगे। तो उसके साथ उसके कमरे में सो जाता है। जब सो कर के रात में वो बुरा सपना देख रहा होता है, जहाँ पर कि उसकी मॉम और उसके डैड का एक्सीडेंट का बात इस तरीके से उसके दिमाग में आ रहा था, तो ये चीज़ वो देख कर के समझ जाती है। और यहाँ पर उसे रात भर वो बात कर कर के उसे आराम से सुलाने का कोशिश करती है। अगली सुबह जब वो जगता है, उसे अच्छी नींद आई थी, लेकिन वो देखता है कि जिन्नी तो रात भर सो नहीं पाई है। इस सारे में पूछता है क्या हुआ था? जिन्नी उसे कहती है कि तुम रात में बुरा सपना देख कर के बड़बड़ा रहे थे, तो मैंने यहाँ पर तुमसे रात भर बातें की हैं ताकि तुम आराम से सो सको। रोहन उसे सॉरी बोलता है। जेनी कहती है, इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? मुझे तो तुम्हारी वाइफ होना, तो ये तो मेरा फर्ज है तुम्हारे लिए इतना करना। रोहन धीरे धीरे जेनी को लेकर के कैजुअल होने लगा था। उसे भी तो ये चीज़ें दिख रही थी ना कि जेनी यहाँ पर उसके लिए धीरे-धीरे डिफरेंट चीज़ें कर रही हैं। वो दोनों जब ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए जाते हैं तो जेनी यहाँ पर रोहन के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाई थी और वो उसे अपने हाथों से ला करके सर्व करती है। वो कहती है, डोंट वरी, मैंने इसमें कुछ भी ऐसा-वैसा नहीं मिलाया है। तुम आराम से खा सकते हो, कहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खा के दिखाती हूँ। लेकिन वो उसे रोक देता है और जेनी को सामने ही उसके मन खुश करने के लिए वो खाने लगता है। जहाँ पर उसे जेनी के हाथ के ये नूडल्स काफ़ी पसंद आता है और वो पूरा बाउल ही खत्म कर जाता है। ये देख कर के घर की मेड भी खुश हो जाती है। फिर रोहन और जेनी के बीच के रिलेशनशिप काफ़ी सुधर रहे हैं। उसे ऑफिस के लिए निकलना था, जेनी उसे प्यार से ऑफिस के लिए भेजती है। घर की मेड कहती है, तुम तो सच में काफ़ी बदल गई हो और रोहन तुम्हारे साथ रह के काफ़ी खुश रहने लगा है। जेनी उसे कहती है, यस आंटी, डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूँगी। तभी वहाँ पर उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। उनकी आंटी लोग यहाँ पर घर पर आकर के तमाशा कर रही थी, यानी वही उसकी कज़न जिससे अभी कुछ दिनों पहले जेनी मिली थी। वो सोचती है अब घर वालों को भी थोड़ा सबक सिखाने का वक़्त आ गया है। वो घर के लिए निकलती है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं उसकी कज़न की पूरी फैमिली यहाँ पर आई हुई थी और अपने बाप का माल समझ कर के ये लोग घर गंदा कर रहे थे। ज़ेनी के मॉम-डैड सीधे-साधे थे, इसी वजह से वो लोग कुछ बोलते नहीं हैं। उसकी कज़न अपने इस बूढ़े होने वाले हस्बैंड का शो ऑफ कर रही होती है, ये इतना अमीर है। तभी वहाँ पर ज़ेनी आती है। उसके पेरेंट को इन लोगों ने कहा था कि ज़ेनी का अपने हस्बैंड से डाइवोर्स हो गया है। अब उनकी फ़िक्र हो रही होती है ज़ेनी को कि सब कुछ ठीक तो है ना? ज़ेनी कहती है, अरे, अरे! आप लोग हमारे घर आए हो, कितनी अच्छी बात है। अब चलो आ ही गए हो तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है। जो कुछ टाइम पहले तुम्हारे भाई ने मुझसे 3 मिलियन उधार लिए थे और तुमने मुझसे हाफ मिलियन उधार लिए थे, तो तुम लोगों का सारा मिला-जुला कर के हो रहा है 3 एंड हाफ मिलियन। तो तुम मुझे कब पैसा लौटाने वाली हो? इस बात पर वो लोग आनाकानी करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो हमारी फैमिली हो, हमसे पैसा वापस कैसे माँग सकती हो? ज़ेनी कहती है, यू नो, मुझे भी मेरे हस्बैंड ने घर से निकाल दिया, हमें भी घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना। अब तो तुम्हारा रिच बॉयफ्रेंड भी बन गया है, तो क्यों ना तुम उससे लेकर के हमें पैसे दे दो। अब वो बूढ़ा इंसान कहाँ ही ज़ेनी की कज़न को एक फूटी कौड़ी देने वाला था, और ऊपर से वो भी 3 एंड हाफ मिलियन। वो कहता है कि मैं तुम्हें अमीर दोस्तों से मिलवा दूँगा अपने, जिनके कि तुम मिस्ट्रेस बनोगी तो वो तुम्हें अच्छे खासे पैसे देने वाले। इस बात पर
ज़ेनी उसे कहती है, वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह बूढ़ों के साथ रोमांस करने का कोई शौक नहीं है। मेरा खुद का हस्बैंड है जो कि मुझसे बहुत ही प्यार करता है। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि वो बकवास कर रही है, क्योंकि अभी-अभी तो उसने कहा था कि इस तरीके से जो उसका बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वो तो उसे छोड़ चुका है। तो फिर भला वो इस तरीके से कैसे यहाँ पर आ सकता है? जेनिया से कहती है, वो तो मैंने तुम लोगों से झूठ बोला था, और अगर मैंने सच नहीं झूठ नहीं बोला होता तो तुम तो यहाँ पर मुझसे और भी पैसे मांगते। दैट्स व्हाई मुझे ऐसा करना पड़ा था। जेनी के सपोर्ट में यहाँ पर रोहान आ जाता है। उसे देख कर के जेनी पूछती है, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? क्योंकि उसने तुझसे बताया नहीं था कि एक्चुअल में वो अपने घर जा रही है। तो बताता है कि एक्चुअल में घर की मेड ने मुझे बताया कि तुम अपने मॉम डैड से मिलने के लिए गई हो, तो मुझे लगा शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। तो ये सब कुछ मैसेज में लिख कर के बता रहा था। उन लोगों को लगने लगता है कि ज़रूर ही ये कोई नॉर्मल बंदा होगा, ये कहाँ ही अमीर हो सकता है। जेनी की कज़न को भी शुरुआत में लगा था कि जेनी को भी कोई उसी की तरह बूढ़ा दिखने वाला हस्बैंड मिला होगा। लेकिन उसके खूबसूरत हस्बैंड को देख कर के उसे लगने लगता है कि उसने किसी फेक इंसान को हायर किया है उसका हस्बैंड बनने के लिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे टीवी पे न्यूज़ आता है, तो उसकी कज़न, उसकी फैमिली देख कर के शॉक्ड हो जाती है कि एक्चुअल में ये तो इतना ज़्यादा अमीर है, उन लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो लोग रोहन से उसके साथ इंसल्ट करने के लिए उससे माफ़ी माँगने लगते हैं। तो वो उसे कहती है, माफ़ी माँगने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तुम लोगों ने जो मुझसे पैसे लिए थे, वो पैसे मुझे लौटा दो। और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम लोग तो मुझे परेशान ही करते रहते। यहाँ पर रोहान इस तरीके से जेनी के सपोर्ट में था। वो लोग उससे माफ़ी-वाफ़ी माँग रहे होते हैं, लेकिन जेनी कहती है कि अगर तुम लोगों ने मुझे पैसे नहीं लौटाए तो हम तुम पर करेंगे पुलिस केस और तुम्हें होगा जेल, क्योंकि तुम लोगों ने मुझसे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। और उन्हें वहाँ से, घर से बाहर जाने के लिए बोल दिया जाता है। उनके जाने के बाद जिनी के मॉम-डैड रोहान से अच्छे से बिहेव करने लगते हैं। जिनी की मॉम उसके डैड का क्लास लगाते हुए कहती है कि दोबारा अगर तुम्हारे इतने बुरे रिलेटिव कभी आए, तो मैं तुम्हारी अच्छी खासी क्लास लगा दूँगी। वो हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा है? कुछ देर जिनी के मॉम-डैड से बात-वात करने के बाद रोहान और जिनी वापस से वहाँ से लौट जाते हैं, क्योंकि जिनी को एक इम्पोर्टेंट काम के लिए ऑफ़िस से रिलेटेड जाना था। तो वो बोलती है कि मॉम-डैड, हम बाद में घर आएँगे, फ़िलहाल के लिए जा रहे हैं, और वो लोग अब आपको परेशान नहीं करेंगे। फिर वो जीनी को ले जा कर के उसके ऑफ़िस के बाहर छोड़ देता है, जहाँ पर कि वो एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट मीटिंग में आई हुई थी। जाने से पहले वो प्यार से रोहन को किस करती है और फिर इन्वेस्टमेंट मीटिंग के अंदर जाती है। उसे नहीं पता था कि इन्वेस्टमेंट मीटिंग का जो मेन जज होने वाला है, वो कोई और नहीं, रोहन ही होने वाला है। फिर इस तरीके से वो अंदर जाती है। उसका सेक्रेटरी कहता है, आपने मैम को बताया नहीं कि आप ही वो मेन जज हो। वो कहता है, बाद में उसे पता चल जाएगा। वो अंदर जाती है तो वहाँ पर उसी की कंपनी का दूसरा टीम का बदमाश लड़का भी आया हुआ था, जो कि हमेशा ही लड़कियों को परेशान करते रहता था। और जिनी को देखते हुए कहता है, तुम्हारा यहाँ आना तो बेकार ही होने वाला है। वैसे भी मेरे प्लान को यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला है बॉस। जिमी उसे कहती है, अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं होती है। ऐसा बोल कर के वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जिमी की ऑफिस फ्रेंड आते हुए कहती है कि ये बहुत ही ठरकी लड़का है और ये हमेशा ही न्यू कमर लड़कियों को परेशान करते रहता है। यहाँ पर जिमी कहती है, डोंट वरी, आज उसे अच्छा सबक सीखने वाला है वो। इसके बाद रोहन यहाँ पर आता है मीटिंग में, लेकिन फिलहाल जिमी उसे देख नहीं पाती है। सब अपना-अपना प्रेजेंटेशन जा कर के दे रहे होते हैं। जब जिमी की बारी आती है तो वो नोटिस करती है कि उनका पेन ड्राइव, जिसमें कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो था, वो करप्ट है। वो समझ जाती है कि ज़रूर ही किसी ने छेड़छाड़ किया है। जिमी उसे ठीक करने का कोशिश करती है, जिसमें थोड़ा वक़्त लग रहा था। वो जो बैड गाय था, वो रोहन को बोलता है कि लगता है कि इस टीम में कुछ प्रॉब्लम है, हमें इसके लिए नहीं वेट करना चाहिए। रोहन का सेक्रेटरी उसके बदले बोलता है, नहीं, उन्हें वक़्त देना चाहिए, वो लोग कर लेंगे। तभी जिमी यहाँ पर अपना वो पेन ड्राइव ठीक कर देती है और उसकी फ्रेंड देख कर के काफ़ी खुश हो जाती है। ये देख कर के ऑफ़िस का शॉक्ड हो जाता है कि जिमी ने पेन ड्राइव ठीक कैसे कर लिया। जिमी जब प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रही थी, तब वो रोहन को देखती है। अब वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने जाती है, वरना सबको लगता कि वो उसका हस्बैंड है, इसी वजह से वो उसके प्लान में ऐसे इन्वेस्ट कर रहा है।
दूसरी तरफ यहाँ पर जो वो लड़का था वो देखता है कि रुआन जिमी के प्लान में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो अपना पुराना चाल चलता है। वो ऐसे इन्वेस्टर्स को लड़कियाँ ऑफ़र किया करता था, जिसके बदले कि वो लोग यहाँ पर उस ऑफ़िस गाय को प्लान को सेलेक्ट कर लिया करते थे। रुआन को भी उसने गलत ताका था। उसका बंदा उसे डाँटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। आफ्टर दैट यहाँ पर जिमी नोटिस करती है कि वो कुछ तो खुसर-फुसर कर रहा है, कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर ही गड़बड़ करेगा। उसकी फ्रेंड यहाँ पर कहती है, अरे ये रुआन पता है बेचारा म्यूट है, लेकिन सोचो ना इसकी वाइफ को कितना मज़ा आता होगा, लड़ाई में वो उसे कभी डाँट नहीं पाता होगा, लेकिन बेचारा रोमांस करते समय भी कुछ बोल नहीं पाता होगा। जिमी उसे चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि ये बातें सुन कर के बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही थी। वो लोग उस ऑफिस गाय को फॉलो करते हुए जाते हैं जहाँ पर कि देखते हैं कि ऑफिस गाय जिमी के बेस्ट फ्रेंड को उसके कमरे का चाबी दे करके जाके रुहान को बचाने के लिए बोलता है। शुरुआत में जिमी की बेस्टी को पता नहीं था कि ये रुहान के बारे में बात कर रहा है। वो एज यूजुअल अपना काम करने के लिए जाती है। वो लोग छुप करके देख रहे थे कि क्या होने वाला है। तभी वहां पर रुहान का सेक्रेटरी उसे कमरे से बाहर फेंक देता है और कहता है तुम्हारा प्लान तो मैंने ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया, दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगा गलत काम करने के जुर्म में। अब ये देख कर के जिमी हँसने लगती है और उनका मज़ाक उड़ाने लगती है। उसे रुआन पर और ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ गया था। उसका हस्बैंड तो कुछ ज़्यादा ही लॉयल है और इस तरीके से जब उसकी बेइज़्ज़ती देखती है कि अरे! इसका मतलब कि ये तो उसका हस्बैंड ही था, तो फिर तो उसके और ज़्यादा मुँह बन जाता है कि रुआन से वो दोबारा बेकार में ही पंगा लेने के लिए आ गई। जिमी वहाँ से निकलती है, तो रुआन उसे रिसीव करने के लिए आया था। जिमी खुश होकर के वापस से जाकर के रुआन को किस कर लेती है और रुआन बेचारा शॉक हो जाता है कि ये चल क्या रहा है यहाँ पर। वो चुपचाप उनके कार में जाकर के बैठ जाती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो ऑफ़िस गाय और जिमी की फ्रेंड आती है, तो वो जानबूझकर के जिमी का इंसल्ट करने लगती है, उसके बारे में बुराई करने लगती है कि इस तरीके से उसका हस्बैंड जो है वो एक बूढ़ा इंसान है, उसने पैसों के लिए एक बूढ़े इंसान से शादी कर लिया है, वो बहुत ही ज़्यादा टर्की लड़की है, तुम भी उसे लाइन मारोगे तो वो तुमसे पट जाएगी। वो जानबूझकर के जिमी के बारे में बुरी-बुरी बातें रूमर्स फैला रही होती है, वो रिमझिमी को हरा नहीं सकती, तो उससे बदनाम तो कर सकती है, यही सोचते हुए। दूसरी तरफ इन बातों से अनजान जिमी खुश होकर के कार में वापस से रोहन को जब किस कर लेती है, तो रोहन उससे पूछता है कि क्या बात है? आज तो बड़ा पप्पियों की बरसात हो रही है। जिमी उसे कहती हाँ, अब तुम इतना अच्छा काम जो कर रहे हो। तुमने मेरे प्लान में इन्वेस्ट किया, तो मुझे कंपनी छोड़ने के लिए आए, तो मुझे कंपनी से लेने के लिए आए, तो ये तो तुम्हें गिफ्ट मिलना चाहिए ना। तो रूहान ये सुन के काफ़ी खुश हो रहा था। उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि रूहान ने जिमी के प्लान में 80 मिलियन इन्वेस्ट किया। जिमी उसे कहती है क्या तुमने इसलिए इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि मैं हूँ उस प्लान में? वो कहता है नहीं, तुम्हारा प्लान एक्चुअल में काफ़ी अच्छा था और मैं उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड था, दैट्स व्हाई मैंने पैसे उसमें इन्वेस्ट किए हैं। जिमी उसे शुक्रिया अदा करती है। फिर जब वो नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में होती है तो उसका बॉस जिमी को प्रमोट कर देता है। उसने 80 मिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में लेकर के आया हुआ था। लेकिन कुछ लड़के उस ऑफिस गाय के साथ मिलकर के जिमी के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं कि जिमी यहाँ पर कैसे एक बूढ़े इंसान से शादी की और वो एक गोल्ड डिगर है। शुरुआत में तो जिमी इस बात को इग्नोर कर देती है, लेकिन फिर सोचती है कि नहीं, बातों को इग्नोर करना सही नहीं है। वो ऑफिस गाय को डाँट लगाती है कि अगर उसने उसके बारे में रूमर्स फैलाना बंद नहीं किया तो वो कंपनी से तो जाएगा ही जाएगा, उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन उसे उसकी बेइज्जती की बात याद आती है और वो उसे कहता है मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ, जो कि खुद का इस्तेमाल करते हैं कंपनी में प्रमोशन पाने के लिए। तो जिमी उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से झाड़ देती है ताकि वो दोबारा उससे पंगा न ले। गेट के बाहर उसकी फ्रेंड लोग उसकी ये बातें सुन रही थी। जिमी जब वहां पर आती है तो वो उसे अप्रिशिएट करती है कि तुमने बहुत ही सही किया, ये लड़का बहुत सी लड़कियों को परेशान करता था। जिमी खुश होकर के रोहन को मैसेज करते और कहती अरे मुझे अभी-अभी अपने नए टैलेंट के बारे में पता चला है। मैं यहाँ पर लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर्ज भी दे सकती हूँ। जब ये मैसेज रोहन के पास आता है तो उसे लगता है कि शायद जिमी को ज़रूर ही किसी ने बुली किया है, दैट्स व्हाई वो ऐसा मैसेज कर रही है। ऑफिस के बाद वो जिमी को रिसीव करने के लिए चले जाता है। जब वो ऐसे करोड़ों की कार से यहाँ पर आता है, सब सोचने लगते हैं कि इस कार में ज़रूर ही जिमी का वो बूढ़ा हस्बैंड होगा। लेकिन जैसे ही उस कार से रुआन निकलता है, तो सबका शकल यहाँ पर देखने लायक था। खास करके ऑफिस गाय तो यहाँ पर
ये देख कर के शॉक हो जाता है कि रुआन जिमी का हस्बैंड है और उससे माफ़ी माँगने लगता है कि वो दोबारा कभी ऐसा रूमर नहीं फैलाएगा। उसकी फ्रेंड कहती है, "हाँ, हाँ, जिमी का हस्बैंड रिच है तब ना तुम माफ़ी माँग रहे हो। अगर उसका हस्बैंड अमीर नहीं होता तो तुम तो ऐसे ही उसके बारे में रूमर्स फैलाते रहती।" रास्ते में रोहन उसे कहता है, "डोंट वरी, मैंने तुम्हारे बॉस से बोल करके उसे जॉब से निकाल दिया है और अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा।" ये बात सुनते ही जिमी काफ़ी खुश हो जाती है कि फाइनली यहाँ पर उस लड़के से उसका पीछा छूटा, लेकिन वो रोहन को देख कर के थोड़ा-सा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। रोहन उसे कहता है कि लगता है कि तुम मुझ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रही हो। जिमी यहाँ पर शाय फ़ील करने लगती है। उसे वो बताता है कि उसका दूसरा भाई के बारे में पता चल गया। वो घर से हमेशा ही फरार रहता था क्योंकि घर वाले उसे उसकी मर्ज़ी का करियर उसे चूज़ करने नहीं दे रहे थे। जिमी सोचती है उसने छोटे भाई को तो पटा लिया है, अब वो उसे इतनी हिट नहीं करता है तो उसे उस दूसरे भाई से भी बात करना होगा इस बारे में। उसे उसकी बेस्टी बुलाती है, उसे पता था कि उसकी बेस्टी का क्या प्लान है। दरअसल वो चली जाती है। उसकी बेस्टी यहाँ पर उसे कमरे में रेस्ट करने के लिए बोलती है और वो बाहर मेल मॉडल बुलाने के लिए चली जाती है। वो सोचती है कि इस बार अगर रुआन जिमी को दूसरे लड़के के साथ देखेगा तो वो खुद ब खुद उससे डाइवोर्स ले लेगा। यही सोचते हुए जिमी को कमरे में बिठा करके बाहर जाती है और बाहर जाती है वो रुआन को सेक्रेटरी को कॉल कर देती है। मैंने यहाँ पर जिमी को इस क्लब में दूसरे मेल मॉडल के साथ देखा है और वो यही सोच रही थी कि जब वो यहाँ पर आएगा, जिमी किसी और लड़के के साथ मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है, उससे अलग हो जाएगा। थोड़ी ही देर में रुआन यहाँ पर अपने भाई के साथ पहुँचता है। उसका भाई कह रहा था, "मुझे शुरुआत में ही लगा था कि ये लड़की भरोसे के लायक नहीं है। भला अचानक से वो अपना बिहेवियर कैसे बदल सकती है?" उसकी बेइज्जती से कहती है, "आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि वो किस तरफ है।" और यहाँ पर इस तरीके से वो चले जाता है उस कमरे में, जहाँ पर कि जिमी का गेट काफ़ी देर से नॉक कर रहा था। जिमी गेट ही नहीं खोल रही होती है। थोड़ी देर बाद वो गेट ओपन करती है तो रुआन का भाई उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, "तुम्हें शर्म नहीं आता है? तुम मेरे बहन भाई को धोखा दे रही हो।" वो कुछ भी नहीं बोलती है, वो कमरे के अंदर चले जाता है। रोहन उसे लेके पूछता है कि क्या तुम मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहोगी? जिमी कहती है, "मुझे इस बारे में कुछ बोलना ही नहीं है।" वो लोग कमरे के अंदर जाते हैं तो ये देख कर के शॉक्ड हो जाते हैं कि एक्चुअल में वो बंदा जिसको कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने ढूंढा है कोई और नहीं, रोहन का भाई ही तो है। जिसे देख कर के वो लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं कि फाइनली उसके भाई के बारे में पता लगा लिया गया। जिमी बताती है कि मुझे पता चला था कि वो इस क्लब में मेल मॉडल का काम कर रहा है, दैट्स व्हाई मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी। ये तुम्हारी फैमिली की नाम भी बदनाम कर सकता है, इसी वजह से मैंने इसे ढूंढ करके यहाँ पर रखा हुआ था। अब वो लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं तो उसका कहना था कि तुम यहाँ पर इस तरीके से मुझे मेरी मर्जी का काम क्यों नहीं करने देते हो? मैं तो यहाँ पर रिसोर्सेज ढूंढने के लिए आया हुआ था। वो लोग उसके भाई को वहां से लेकर के जाते हैं और यहाँ पर जिम्मी उसे कहती है, "डोंट वरी, यहाँ पर मैंने ना पुलिस बुला लिया है। तुमने यहाँ पर इस तरीके से मेरे खिलाफ जो मेल मॉडल यहाँ पर बुक किया था, तो मैं यहाँ पर तुम्हें अब जेल भेजने वाली हूँ, ताकि दोबारा तुम मुझे इस तरीके से कभी भी परेशान ना कर सको।" दोनों भाइयों को लेकर के रोहन घर जाता है जहाँ पर कि वो छोटे वाले को डांट लगा रहा था। जिमी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे सपने तुम्हारे भाई जरूर ही पूरा कर देंगे, घर से नहीं भागने। अगले दिन वो ग्रैंडफादर के साथ बाहर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। जिमी को हिम्मत नहीं थी ग्रैंडफादर को फेस करने का, वो चुप करके उन्हें देख रही होती है। तभी वहां पर उसका कजन ब्रदर जिमी से वापस से पैसे ऐंठने के लिए आ जाता है। जिमी उसे कहती है, "बेशर्म इंसान, एक तो तुमने मुझे पहले के पैसे नहीं दिए हैं और दूसरा कि तुम यहाँ पर मुझसे और पैसे मांगने के लिए आ गए हो।" वो लोग ये देखते हैं तो वो लोग सोचने लगते हैं कि सच में कितना घटिया इंसान है, दोबारा ये पैसे लेने के लिए आ गया है। ग्रैंडफादर कहते हैं, "तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी भाभी की जाकर के हेल्प करनी चाहिए?" तब तक जिमी वहां पर अपने कजन ब्रदर की ऐसी पिटाई लगाती है कि वो दोबारा कभी उससे पैसे माँगने के लिए नहीं आएगा। और तब तक यहाँ पर उसके दोनों भाई भी आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पर जिमी को सपोर्ट करते हुए उसकी कज़न ब्रदर की पिटाई लगाते हुए वहाँ से जाते हैं। यहाँ पर जो जिमी थी वो सोच रही होती है कि वो किस तरीके से ग्रैंडफ़ादर को सपोर्ट करे, उससे कैसे बात करे, क्योंकि उसने ऑलरेडी ग्रैंडफ़ादर को हर्ट कर दिया था। अब यहाँ पे ग्रैंडफ़ादर उसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसी बातें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है।
हम फैमिली हैं और तुम ऐसी बातें कैसे सोच सकती हो? वो कहती है, ग्रैंडफ़ादर मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं दोबारा कभी भी उसे हर्ट नहीं करूँगी और हमेशा ही मैं उसके साथ खुश रहने वाली हूँ। वो लोग साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं। दोनों भाइयों को देखते हुए जिमी सोच रही थी कि कुछ दिनों में यहाँ पर जो है आने वाला है मेन गर्लफ्रेंड की एंट्री और वो जो हीरोइन आएगी उसकी वजह से दोनों ही भाई यहाँ पर लड़ाई करने वाले हैं। तो उसे इस बात की फ़िक्र थी कि कहीं वो दोनों पिछली बार की तरह लड़ने ना लगे। लेकिन यहाँ पर वो सोचती है कि कुछ चीज़ें उसने चेंज किया है, तो शायद वहाँ पर वो दोबारा वैसी चीज़ें ना हों। और इसी बात को सोचते हुए वो खुश हो रही थी। साथ ही में जब रुआन दोनों भाइयों को समझाने के लिए साइड में लेकर के जाता है, तो वो ग्रैंडफ़ादर से इस बारे में बात कर रही होती है। ग्रैंडफ़ादर को वो कहती है कि एक्चुअल में मैंने डॉक्टर से बात किया था और डॉक्टर का कहना था कि यहाँ पर जो रुआन है वो वापस से सच में बोल सकता है और अगर हम यहाँ पर उसे वो थेरेपी दें जिसकी वज़ह से कि वो बात कर पाएगा। ये सुनते ही ग्रैंडफ़ादर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ग्रैंडफ़ादर के कहने पर अगले दिन रुआन और जिमी एक पार्टी रखते हैं जहाँ पर कि वो दोनों अनाउंस करने वाले थे कि वो दोनों ने शादी कर लिया है। अब यहाँ पर जिमी सिर्फ इस पार्टी में जाती है। उसे पता था कि रुआन लोगों से मिलना पसंद नहीं करता है क्योंकि लोग उसे जज किया करते हैं। तो फिर यहाँ पर इस तरीके से वो फिर भी उसके साथ उस पार्टी में जाती है जहाँ पर कि कुछ लोग रुआन के बारे में दूसरी भाषा में बुराई कर रहे होते हैं कि एक्चुअल में वो तो गूंगा है। चाहे जो भी हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, है तो म्यूट ही ना। ये बातें जब यहाँ पर वो सुनती है, तो वो भड़क जाती है और जा कर के उन्हें काफ़ी बुरा-भला कहने लगती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड के पार्टी में आए हो तुम लोग और यहाँ पर मेरे हस्बैंड की बुराई कर रहे हो। तुम लोगों का हिम्मत तो शायद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। इस तरीके से वो उन्हें जब डाँट लगा रही होती है, तभी वहाँ पर रोहन भी सुन लेता है। अब वो उससे बात करने के लिए जाती है और उसे समझा रही होती है कि देखो रोहन, तुम्हें दूसरों की बातों को नहीं सुनना चाहिए। मैं हूँ ना यहाँ पर तुम्हारे सपोर्ट में। जो रोहन के दोनों भाई लोग थे वो लोग उन दोनों को पकड़ के वहाँ से लेकर के जाते हैं ताकि इस तरीके से उन लोगों ने उसी के भाई की बुराई की है, तो फिर यहाँ पर उन्हें इस पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। और आज थोड़ा-सा रुआन पहली बार कुछ बोलता है कितने टाइम के बाद। जब भी चीज़ देखती है यहाँ पर जिमी तो वो बहुत ही ज़्यादा भला खुश हो जाती है। वो सोचती है कि चलो ठीक है, वो धीरे-धीरे कम से कम बोल तो रहा है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पार्टी यहाँ पर ख़त्म होता है और वो लोग वहाँ से घर के लिए निकल रहे थे, जहाँ पर कि दोनों भाइयों के बीच का प्यार देख कर के जिमी सोचने लगती है कि चलो कम से कम अब अगर हीरोइन आएगी भी तो वो दोनों अंडरस्टैंडिंग होंगे, लड़ेंगे नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी कज़न की फैमिली आ जाती है। उसके कज़न ने कंप्लेन किया था, उसकी मॉम आकर के बोल रही थी कि तुम तो बहुत बेशर्म निकली, तुमने मेरी बेटी की ऐसी पिटाई लगा दी। अब यहाँ पर रोहन के जो दोनों भाई लोग थे, वो लोग सिमी का सपोर्ट करते हैं। सिमी कहती है, 1 हफ्ते के अंदर अगर तुमने पैसे नहीं दिए मेरे, जो कि तुम लोगों ने मुझसे उधार लिए हैं, तो मैं तुम पर जेल के लिए पुलिस केस करने वाली हूँ। तुम पर केस होगा तो तुम्हारी पूरी फैमिली ही जेल जाएगी। जिमी की बहन सोचती है, एक तो मेरे उस बूढ़े बॉयफ्रेंड ने मुझे घर से निकाल दिया मुझसे शादी करने के बजाय और ये लड़की आराम से अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी बिता रही है। तो यहाँ पर उसे ऐसा लगता है उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो यहाँ पर जाती है बात करने के लिए रुआन से, उसे पटाने का कोशिश करती है तो वो उस पर गुस्सा आ जाता है और उसकी पूरी फैमिली को उसके दोनों भाई लोग वहाँ से भगा देते हैं। रात में रोहन से बात करते-करते जिमी सोने लगती है, तो उसे सोता हुआ देख कर के रोहन उसे प्यार से किस करने लगता है। तभी यहाँ पर जिमी की नींद खुल जाती है और कहती है, ओह! वो तो तुम मुझसे कैसे स्टील कर रहे हो? वो फिर वापस उसे किस करती है और दोनों यहाँ पर फाइनली रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग जब वो ऑफिस जाती है तो वो काफ़ी खुश थी। उसकी फ्रेंड उससे पूछ भी रही होती है कि बड़ा खुश हो, क्या बात है? ज़रा हमें भी तो गुड न्यूज़ दो। लेकिन जिमी उसे वो गुड न्यूज़ नहीं देती है। आज उनके ऑफिस में एक नया बंदा ज्वाइन किया था, जो कि काफ़ी हैंडसम था। ऑफिस की सारी लड़कियां उसके पीछे थी, लेकिन वो यहाँ पर जिमी के पीछे पड़ गया था और वो जिमी से कुछ ज़्यादा ही क्लोज होने का कोशिश कर रहा था। उसे नहीं पता था कि जिमी मैरिड है। ऑफिस के बाद रोहन उसे लेने के लिए आता है। जिमी जा ही रही थी कि अचानक से वो गिरने लगती है, तो वो लड़का उसे संभाल लेता है।
जिमी उसे छुड़ाने का हाथ कोशिश कर रही थी, तभी रोहन उसे आकर के अपनी तरफ खींच लेता है और वो कहता है, तुम ठीक तो हो ना? जिमी उसकी वॉइस सुन के शॉक्ड हो जाती है। जिमी की उससे कहती है कि ये हस्बैंड है मेरा। और लड़का, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारा हस्बैंड है। तुम गिरने लगी तो मैंने बस तुम्हें संभाल लिया। रोहान यहाँ पर जिमी को उस लड़के के साथ देख करके जेलस हो रहा होता है। सिमी को ये बात पता नहीं चलता है। वो तो रोहन के साथ घर जाती है, जहाँ पर कि जेलस बेबी जिमी से तो कुछ बात ही नहीं करने का कोशिश कर रहा था। जिमी कहती है, आज तुमने बात किया मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तुम मुझसे टाइप करके भी बात नहीं कर रहे हो। रोहन बस इतना लिखता है कि नहीं, वो कोई एंग्री नहीं है। जिमी समझ नहीं पाती है कि वो जेलस है। घर की मेड भी कंफ्यूज थी, वो भी कहती है, लगता है रोहन को कुछ जरूरी बात बुरा लगा है। वो वापस से वैसे ही ग्रूमी ग्रूमी बिहेव कर रहा है। जिमी को समझ नहीं आता कि आज तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना ही जिमी ने कोई गलती की है, तो फिर रोहन क्यों है उससे गुस्सा है। वो वापस से रोहन से बात करने जाने का डिसाइड करती है। रात में वो रोहन से इसी बारे में बात करने के लिए जाती है, उससे पूछती है, क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? रोहन कहता है, नहीं, मैं तुमसे कोई गुस्सा नहीं हूँ और मुझे सिर्फ बोलने का मन नहीं कर रहा है। जिमी उससे कुछ और बोल पाती, तभी वहां पर ऊपर से उस ऑफिस गाय का कॉल आ जाता है। ऑफिस गाय कंपनी के प्रोजेक्ट के बहाने जिमी से बात कर रहा था। ये देख के रोहन को जेलस होने लगता है और वो उससे बात करने लगता है। फोन रखते ही जिमी समझ जाती है कि रोहन जेलस है, तभी वो ऐसा बिहेव कर रहा है। वो हंसते हुए कहती है, अच्छा तो तुम जेलस हो, मुझे पता नहीं था। डोंट वरी, वो चाहे जो भी हो, मैं उससे अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगी। रोहान ये बात सुन करके खुश हो जाता है। जिमी आगे बढ़ के रोहान को किस कर लेती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि रोहान धीरे धीरे अब उससे पहले की तरह ही प्यार करने लगा है। ग्रैंडफादर को भी पता चल गया था कि रोहन अब बात करने लगा है, तो वो उन्हें घर पर बुलाते हैं, जहाँ पर कि वो जिमी की बहुत बड़ाई कर रहे थे। उसी की वजह से रोहन वापस से बात कर पा रहा है। बात करते करते जिमी यहाँ पर अचानक से बेहोश हो जाती है और सब उससे लेकर के परेशान हो जाते हैं कि उसे अचानक से क्या हो गया। डॉक्टर यहाँ पर चेक करने के लिए आते हैं, तो पता चलता है कि जिमी प्रेग्नेंट है। जिमी को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और यही कहानी हमारी ऐसी हैप्पी एंडिंग के साथ एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के मस्त-मस्त वाले हिंदी वर्ज़न में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।